Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज के द हिंदू एनालिसिस में मैंने 3 टॉपिक्स लिए डिस्कशन के लिए। पहला टॉपिक है चाइना से रिलेटेड कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों को रीनेम किया है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे चाइना अपना क्लेम और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है अरुणाचल प्रदेश पे, और क्या इसके रीजंस रहे हैं और क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं आने वाले समय में। दूसरा टॉपिक है आईटी रूल्स 2021 में कुछ बदलाव किए गए हैं और पीआईबी को एक ऑफिशियल एजेंसी डिक्लेयर किया गया है कि पीआईबी ये देखेगी कि कौन न्यूज फेक है और कौन क्या मिस इन्फॉर्मेशन है। फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट, और अगर कहीं फेक न्यूज पाया जाता है तो पीआईबी डायरेक्शंस इशू करेगा उसको हटाने के लिए, और अगर कोई सोशल मीडिया नहीं हटाई तो उसके ऊपर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो वो हमारा होगा दूसरा डिस्कशन। जो तीसरा डिस्कशन है वो है इंडियन स्पेस के बारे में। हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे स्पेस एजेंसी में स्पेस सेक्टर में एक दूसरा युग आया है, इंडियन स्पेस का क्या हिस्ट्री रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए क्या क्या बदलाव होने चाहिए और क्या क्या बदलाव अभी तक हुए हैं। तो ये हमारा तीसरा डिस्कशन होगा। और जो भी कंटेंट है, कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको डाउनलोड कर लें फर्दर रिवीजन के लिए। तो पहला टॉपिक है चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग कुछ 11 जगहों को रीनेम किया है। मैंड्रिन लैंग्वेज में या फिर टिबेटन लैंग्वेज में उनका नाम रखा है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि चाइना ओवर टाइम अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी चाइना उसको क्लेम करता है। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि चाइना क्यों करता है, क्या चाइना जो रीनेम करता है, अलग नाम देता है उनको, उसमें क्या एक पैटर्न देखने को मिलता है, और इससे चाइना के क्या इंटेंशंस के बारे में क्या हमें पता चलता है। ठीक है, तो देखिए चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइना की बेसिकली जो वहां की मिनिस्ट्री, सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने 2 अप्रैल को अनाउंस किया कि उन्होंने ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों को रीनेम करेंगे, उनका दोबारा से नामकरण होगा, और उन्होंने 11 जगहों का लिस्ट जारी कर दिया। 11 जगहों में कुछ पहाड़ हैं, कुछ लैंड एरियाज हैं, नदियां भी हैं, और 2 अर्बन एरियाज भी हैं, पॉपुलेटेड एरियाज भी हैं, और एक जो सदर्न सब रीजन है वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल पास में है। तो देखें, अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता रहा है, और खासकर पिछले 15 सालों में कह सकते हैं, कुछ 2009-10 के बाद से चाइना अपना पोजीशन, अपना जो क्लेम है काफी स्ट्रांग करता रहा है। और खासकर जो जी जिनपिंग जब से प्रेसिडेंट हुए वहां के, तब से चाइना काफी एग्रेसिव हो गया है अपने क्लेम को लेके। आप देखते हैं कि कोई भी इंडिया का कोई बड़ा लीडर अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो तुरंत जो है प्रोटेस्ट करता है चाइना उसको लेके, उस विजिट को लेके। तो कहीं ना कहीं चाइना अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है। देखें, जो अरुणाचल प्रदेश है, आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न सेक्टर में है। ठीक है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 90,000 किलोमीटर वर्ग का है, स्क्वायर किलोमीटर का है। और देखें, जो मेन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, आप देखिए कि यहाँ पे अक्साई चीन पे कोई इंडिया क्लेम करता है। अक्साई चीन लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। बीच में भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, इनको बोलते हैं मिडिल सेक्टर, लेकिन यहाँ बहुत माइनर डिस्प्यूट्स हैं। मेजर डिस्प्यूट्स जो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में जो अक्साई चीन है जिसपे चाइना कब्जे में किया हुआ है, और चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश पे हमारा सोवरेन राइट है और इसको इंडिया कैप्चर किया हुआ है, ऐसा चाइना कहता है। ठीक है, इंडिया कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से अभिन्न अंग रहा है भारत का। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या बोलता है? अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है जगनान एरिया। और ये जगनान का मतलब क्या हुआ? जगनान का मतलब हुआ साउथ तिब्बत। ठीक है, तो जो तिब्बत रीजन है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, उसका सदर्न हिस्सा बोलता है चाइना उसको। तो कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उस पर चाइना अपना जो स्टैंड है और अपना जो रुख है और कड़ा करता जा रहा है। इससे
इससे कोई भी मीनिंगफुल कोई भी आउटकम आएगा नेगोशिएशंस का, बाउंड्री डिस्प्यूट्स के नेगोशिएशंस का, ये इसकी संभावना अब कम होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो वर्तमान में संबंध है भारत और चाइना के, इसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तनाव है। अब देखें कि अभी जो ले लद्दाख में चाइना 2020 में अंदर आया था, वहां पे फिर वहां पे क्लैशेस हुए, दोनों तरफ से जो सोल्जर्स थे उनकी मौत भी हुई, लेकिन अभी तक नेगोशिएशन वो चल रहा है, अभी तक समझौता चल रहा है कि चाइना जहां जहां अंदर आया था इंडियन टेरिटरी में उसे अभी वापस जाए, लेकिन अभी तक वहां पे समझौता अभी चल ही रहा है। तब तक चाइना ने दोबारा अपना क्लेम करना शुरू कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। तो हम ये देखेंगे पहले कि क्या पैटर्न रहा है चाइना के दोबारा से जो भी नाम दे रहा है, जो इस तरह का नामकरण हो चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों का, तो इसमें क्या कोई पैटर्न है? देखें, पहली बार अरुणाचल प्रदेश तो को अब तक चाइना ये कहता था कि सदर्न तिब्बत का हिस्सा है, लेकिन 2017 से वहां की जो अलग अलग जगह है, चाहे कोई पहाड़ी एरिया है, कोई जमीन का हिस्सा है, कोई नदी है, कोई छोटा सा अर्बन टाउन है, उनको अलग अलग नाम देने की का जो कोशिश हुआ वो पहली बार हुआ 2017 में। और देखें 2017 में जो हुआ, कहीं ना कहीं आप 2017 में देखें, फिर 2021 में वो, फिर 2023 में हो, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखता है। और ये दिखता है कि कुछ कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे बातें हुई हैं इंडिया की तरफ से भी कि जिसके रिएक्शन में चाइना ने ये काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो वर्तमान संबंध है उनमें काफी ज्यादा तनाव है। अब देखें कि 2017 में जब चाइना ने पहली बार रिनेम किया था, उस समय दलाई लामा का विजिट हुआ था, कहां पे? तवांग में। तवांग एक जगह है, आप देखें जो भूटान और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग जगह है। यहां पे अगर आप देखें कि यहां पे तवांग बिल्कुल यहां पे है, ठीक है। तवांग तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तिब्बतन बुद्धिस्टों की सेकेंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री है। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये लगता है कि तवांग उसका होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं तवांग का इस्तेमाल किया सकता है चाइना के अगेंस्ट। इसलिए चाइना पूरा अरुणाचल प्रदेश में क्लेम करता है, खासकर तवांग पे। तो जब दलाई लामा विजिट किए तवांग, तो उनके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट चाइना ने 6 जगहों का नामकरण किया। फिर आप देखें कि 2015 में एक वहां पे लॉ आया, लॉ का नाम था लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी सिविल और मिलिट्री एजेंसीज हैं उनको कदम उठाने हैं। कदम क्या उठाने हैं कि जो जितना भी चाइनीज टेरिटरी है उसको बचाने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए, तो सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को ये सब कदम उठाने हैं। और आप देखें कि उसी के बाद अगेन जब चाइना ने 15 जगहों का उस समय उनको रीनेम किया। उसके बाद आप आ जाएं 2023 में। 2023 में 11 जगहों को नाम दिया गया। इसमें से कुछ 5 माउंटेन्स है, 2 रिवर्स हैं, इस तरह से करके कुछ टाउन्स हैं, लैंड एरियाज भी हैं। लेकिन अभी क्या रीजन था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों को रीनेम किया है? जो पहला कारण वो है कि आप देखिए कि दिसंबर 2022 में चाइनीज आर्मी ने तवांग से रिलेटेड कुछ एरियाज में, यांगचे रीजन में कुछ माउंटेन एरियाज को कैप्चर करना चाहा, जिसको इंडियन आर्मी ने नहीं होने दिया, उनको पीछे भगा दिया। तो ये पहला चीज था। दूसरी बात ये थी कि आप देखें कि जो G20 की मीटिंग हुई थी इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे, तो अलग अलग फ्रेमवर्क ग्रुप्स बनाए गए हैं G20 को। इंडिया में 56 शहरों में तमाम मीटिंग्स होंगी इस साल में, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो इसी क्रम में ईटानगर में जो मीटिंग हुई थी इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे, वो ईटानगर में गवर्नमेंट ने किया था। तो ईटानगर पे मीटिंग को लेके चाइनीज एम्बेसडर उसको प्रोटेस्ट किया। इनफैक्ट उस मीटिंग में चाइना ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तीसरी घटना आपको बता दूं मैं कि भूटान और चाइना का कुछ समझौता चल रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, और उसी के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए भूटान के किंग इंडिया आए थे। और उसी समय चाइना ने 11 जगहों को रीनेम किया है। तो आप देखें कि एक पैटर्न है चाइना के बिहेवियर में कि चाइना जब भी नाम रीनेम करता है अरुणाचल प्रदेश कुछ जगहों को, तो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट होता है, उसके अगेंस्ट चाइना ये काम करता है। अब देखें इसी समय 2023 की बात है, लेकिन 2022 में वहां की जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल ने कुछ नए रूल्स बनाए, न्यू रूल्स बनाए। किस पे? मैनेजमेंट ऑफ नेम ऑफ प्लेसेस। जो जिन जगहों को रीनेम करना है उनका कैसे मैनेज करना है, मतलब कि क्या कुछ नए रूल्स आए हैं। आप देखें कि जो रीनेमिंग होती है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं होती है,
जो तिब्बतन रीजन है, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है, वहां भी होता है। साउथ चाइना सी में भी चाइना अपने अपने अलग अलग जगहों को रीनेम करता है, वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं, उनको रीनेम किया जाता है। तो चाइना ये तमाम अपने आसपास के रीजन में करता रहता है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं दिसंबर 2022 में, अभी G20 की मीटिंग और भूटान किंग का विजिट इंडिया में, और यही रीजन रहा है कि चाइना ने दोबारा से इनको रीनेम किया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संबंधों में तनाव है। और चाइना के ग्राउंड्स क्या हैं? चाइना बेसिकली क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया चाइना की टेरिटरी है, उस पर सोवरेन राइट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है, और बॉर्डर रिलेटेड जो मैटर्स है उनको लीगल लेवल पे मैनेज करने के लिए, ऐसा चाइना कहता है। इंडिया का क्या रिएक्शन रहा है? इंडिया का रिएक्शन ये दिया है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो नहीं बदलेगी चाहे आप रीनेम करें या ना करें। तो इंडिया के सोवरेन राइट्स हैं, सोवरेन एरिया है, सोवरेन टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश, उस पर चाइना कोई क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा इंडिया ने कहा है। लेकिन आप देखिए कि जो रीनेमिंग है कहीं ना कहीं ये बताता है कि जहां पे अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, ठीक, डिस्प्यूटेड टेरिटरी मतलब कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको बायलेटरल समझौते से डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व किया सकता है, उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट रहेगा तब तो, अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं ये हमारे देश की संप्रभुता इस क्षेत्र पे है, तो जहां पे संप्रभुता और सॉवरेनिटी की बात आ जाएगी, वहां पे समझौता कुछ नहीं हो सकता। समझौता होने की आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम संभावना हो जाती है। अगर पीओके पे, गिलगिट बल्तिस्तान पे इंडिया कहता है कि हमारा ये सॉवरेन टेरिटरी है, तो क्या इंडिया कल को किसी समझौते के तहत पाकिस्तान को दे सकता है? और टेरिटरी कभी नहीं देगा। इनफैक्ट 1994 में पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन ही पास किया था कि पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान इंडिया का सॉवरेन हिस्सा है और इंडिया सभी प्रयास करेगा उसको दोबारा लेने के लिए। कहने का मतलब यह है कि डिस्प्यूट एक चीज होता है कि मान लें कि अरुणाचल प्रदेश के अलोंग डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उनका डिमार्केशन हो जाएगा कि अब ये तय कर दिया जाएगा कि यहां पे बाउंड्री है और इसके आगे चाइना है, इसके नीचे इंडिया है। लेकिन अगर जहां पे संप्रभुता की बात आ जाएगी, वहां पे नेगोशिएशंस कुछ नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। अब देखें, बात यह है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, चाइना इस तरह के कदम उठाता है अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पे, वहां की जगहों को रीनेम करता है, उन पे अपना सोवरेन राइट क्लेम करता है, तो क्या इसका प्रभाव हो सकता है जो अभी करंट बॉर्डर नेगोशिएशन चल रहे हैं उनके ऊपर? इंडिया ने क्या कहा है अब तक? जो भी बाउंड्री सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर, उसको वो कैसा है? इंडिया ने कहा है कि सिचुएशन इज स्टेबल बट अनप्रेडिक्टेबल। अभी सिचुएशन जो बाउंड्री पे वो स्टेबल है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो कब बदल जाएगी। क्योंकि आप देखें कि चाहे जितने भी पिछले 10 सालों में 3-4 बार इमिग्रेशन हुए हैं चाइना की तरफ से, वो अचानक से हुए, उनका कुछ मतलब टाइमिंग नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर चाइना ऐसा करता है। हालांकि अब देखें कि इंडिया चाइना का जो बाउंड्री इशू था, तो कहीं ना कहीं जब 1980 का दशक था, जब इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, उनको अलग रहने दें, बाकी संबंधों को हम आगे बढ़ने दें, खासकर जो भी राजनीतिक संबंध हैं या फिर आर्थिक संबंध, उसको हम बढ़ाएं। आप देखें कि चाइना भी अभी भी बार बार कहता है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और इकोनॉमिक टाइज हैं, इन दोनों को अलग रखा जाए। तो देखिए, डेन जियाओपिंग थे उस समय चाइना के प्रेसिडेंट। डेन जियाओपिंग के अंडर में और इंडिया में थे राजीव गांधी। तो इन नेताओं के बीच में समझौता हुआ, इनफैक्ट इंडिया से राजीव गांधी गए भी थे चाइना विजिट पे। तो 1988 के समय यह तय हुआ कि जो डिस्प्यूट्स उनको रहने दें और बाकी सारे संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए गए दोनों तरफ से, इंडिया और चाइना की तरफ से, कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाए। तो अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स का सोल्यूशन निकालना है तो ये जो बात थी, ये तब हो पाएगी जबकि बाउंड्री पे पीस मेंटेन रहे, शांति वहां पे मेंटेन रहे, तभी जाके किसी बॉर्डर डिस्प्यूट का सोल्यूशन निकल पाएगा। क्योंकि एक तरफ नेगोशिएशन चल रहे, समझौता चल रहा है जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाने के लिए, और एक तरफ कोई एग्रेशन कर रहा है, कोई आपके क्षेत्र में घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो दूसरी पार्टी है वो सिंसियर नहीं है समझौते को लेके।
वो चाहती है कि एक समझौता हो रहा है तो दूसरा डिस्प्यूट क्रिएट कर दें, तो कहीं ना कहीं सिंसियरिटी नहीं दिखती है दूसरे पार्टी की तरफ से। अच्छा, आप देखिए कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में जो लेह लद्दाख में इशू हुआ था, आप देखें कि वहां पे अभी नेगोशिएशन चल ही रहा है। अभी भी देमचोक और देपसांग रीजन में चाइनीज आर्मी अभी भी वहां पे काफी जगहों से डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन देपसांग और देमचोक में अभी भी चाइनीज आर्मी वहां पे है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीमा समझौते थे, जो सीमा समझौते होने थे, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए थे, ये इस पे प्रेडिकेटेड था कि बॉर्डर एरियाज में सीमा क्षेत्रों में शांति बनी रहनी चाहिए, तभी जाके कोई समझौता हो सकता है। अब देखें अब क्या हो सकता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम करता है, अक्साई चीन को इंडिया क्लेम करता है, मिडिल सेक्टर में भी इश्यूज हैं। चूंकि अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्लेम करता है, यही कारण है कि उसमें अलग अलग जगहों को नाम रख रहा है। तो क्या इसका एक कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म समझौता क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट क्या हो सकता है। देखें, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ये हो सकता है, पहले आप ये देखिए कि चाइना 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का टेरिटरी ऑक्युपाई किया है, जिसको इंडिया बोलता है अक्साई चीन। चाइना क्लेम करता है कि इंडिया ने ऑक्युपाई किया है 90,000 किलोमीटर का टेरिटरी। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन वहां पे माइनर डिस्प्यूट्स हैं, वो बड़े डिस्प्यूट्स नहीं हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख का रीजन और ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश का रीजन, यहाँ पे ज्यादा डिस्प्यूट जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट जो मैकमोहन लाइन है जिसको इंडिया मानता है, उसको चाइना मानता ही नहीं है। ठीक है, तो डेन जियाओपिंग ने कभी इंडिकेट किया था 80s के टाइम पे कि स्वैप हो सकता है कि अगर इंडिया क्लेम करता है वेस्टर्न सेक्टर में, तो चाइना अपना क्लेम छोड़ देगा वेस्टर्न सेक्टर को, यानी जो अक्साई चीन का एरिया है वो इंडिया के पास आ जाएगा। और जो चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश में, वो वहां पे इंडिया अपना क्लेम छोड़ दे। कहने का मतलब ये कि स्वैप हो जाए कि आप अक्साई चीन इंडिया ले ले और अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम अपना छोड़ दे। हालांकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर, इतना आसान नहीं है। ठीक है, कि कोई भी इंडियन गवर्नमेंट एग्री कर जाए अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम छोड़ने के लिए। तो स्वैप एग्रीमेंट इंडिकेट किया था डेन जियाओपिंग ने। लेकिन अगर आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश पे देखें, बेसिकली वहां पे जो तवांग रीजन है वो सबसे बड़ा कंसर्न है चाइना के लिए। और अरुणाचल प्रदेश का काफी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल भी है। ठीक है, तो आप देखें कि बीजिंग काफी वोकल हो गया अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को लेके, क्योंकि आप देखें कि जितने भी ऑफिशियल नेगोशिएशंस हुए हैं, चाहे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया गया है कि कोई भी समझौता तभी होगा जबकि इंडिया ईस्टर्न सेक्टर में अपने क्लेम को छोड़ दे। तो जहां आप समझौते की बात थी, तो कहीं ना कहीं जो डेन जियाओपिंग का इंडिकेशन था, उससे मतलब कि अगर चाइना अपना स्टैंड और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, अपना क्लेम और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समझौते से बात दूर आ रही है, क्योंकि बात अब डिस्प्यूट से संप्रभुता की तरफ आ गई है कि ये हमारा सॉवरेन टेरिटरी है और इसलिए हम इसका नाम रीनेमिंग कर रहे हैं। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ये नॉन नेगोशिएबल हो गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो रीनेमिंग होता है वो पब्लिक यूज के लिए होता है। अगर चाइना में ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही होगी बच्चों को, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश को भी पढ़ाया जा रहा हो कि चाइना की टेरिटरी, इस पर इंडिया का अधिकार है, चाहे इंडिया के कंट्रोल में है। तो इस तरह से अगर रीनेमिंग किया जा रहा है, इस तरह से अगर वहां के पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है कि ये हमारी टेरिटरी है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसा होता सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का टेरिटरी है, ये अब नॉन नेगोशिएबल हो गया है। इंडिया टेरिटरी छोड़ेगा नहीं। चाइना कहता कि हमारे इस पर सॉवरेन राइट्स है, सॉवरेन टेरिटरी हमारी है। तो क्या इसका मिलिट्री सॉल्यूशन है? ये नहीं कह सकते। आप भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो भविष्य की बात है। ठीक है, तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये था समझना कि अरुणाचल प्रदेश में जगहों को रीनेम करने में क्या पैटर्न है चाइना का, और क्या इसका आउटकम हो सकता है बाउंड्री नेगोशिएशंस पे। ठीक है, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनके नेगोशिएशंस पे क्या इसका असर पड़ सकता है। तो ये था हमारा डिस्कशन अरुणाचल प्रदेश को लेके। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो है आईटी रूल्स 2021। गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 इशू हुआ था, ये बेसिकली इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्च इंजिन्स हैं, उनके लिए ये गाइडलाइंस है। अब बात ये है कि देखें, जब से सोशल मीडिया आया है
तब से सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है फेक न्यूज का, मिस इन्फॉर्मेशन का। आपने देखा होगा कि कई जगह फेक न्यूज फैला के लोगों को लिंच कर दिया जाता है, अलग अलग कारणों से, अलग अलग गलत कारणों को बता के, और लोगों को बिल्कुल जान से ही मार दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया के आने से फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन काफी तेजी से फैला है। पहले जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया हाउसेस होते थे, कोई न्यूज़पेपर है, कोई डिजिटल मीडिया हाउस है, तो वो जो न्यूज़ देते हैं तो उनके पीछे एक एडिटर्स का ग्रुप होता है, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होता है कोई न्यूज़ पब्लिश करने से पहले। लेकिन सोशल मीडिया पे के जितने भी यूजर्स हैं, ये यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। कोई अगर गलत खबर पब्लिश कर देता है सोशल मीडिया पे, तो कोई वहां पे कह सकते हैं कि कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई ये नहीं देखने वाला है कि पर्टिकुलर न्यूज़ गलत है या सही है, और या फिर और गलत है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो अभी के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने ये आईटी रूल्स 2021 लाया है। अभी इसको अमेंडमेंट करके रूल्स में नोटिफाई कर दिए गए हैं। इसमें किस चीज की बात की गई है कि एक ऑफिशियल फैक्ट चेकर बनाया जाएगा, और ये कौन बनाएगा, ये गवर्नमेंट बताएगा कि कौन पर्टिकुलर एजेंसी ऑफिशियल फैक्ट चेकर होगी। और इसी क्रम में गवर्नमेंट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को अपना ऑफिशियल फैक्ट चेकर बनाया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का रोल क्या होगा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फेक न्यूज है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है उनको हाईलाइट करेगा, और जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो फेक न्यूज है उस प्लेटफॉर्म को डायरेक्शंस इशू किए जाएंगे कि आप इस फेक न्यूज को हटा लें अपने प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो ये काम रहेगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। हालांकि पीआईबी के अंडर एक और यूनिट पहले से ही रही है, जो कि कोई व्हाट्सएप पे कुछ फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, या फिर आप कहें कि कोई न्यूज आर्टिकल है, जो कि न्यूज आर्टिकल है, एक तरह का फेक आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, तो उसको पीआईबी पब्लिश करता रहा है कि ये पर्टिकुलर न्यूज फेक न्यूज है। लेकिन एक तरह का फैक्ट चेकर होना, फैक्ट चेकर इन द सेंस कि ये बताना कि कौन न्यूज गलत है या फिर क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, ये एक बात हुई। अब क्या होगा कि अब पीआईबी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये भी कह सकता है कि आप इस न्यूज को, इस पर्टिकुलर न्यूज को प्लेटफॉर्म से हटाइए क्योंकि ये फेक न्यूज है। तो ये अथॉरिटी आ जाना कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डायरेक्शन दे सकता है पीआईबी, ये एक डिफरेंट चीज है। फैक्ट चेकिंग प्लस गिविंग डायरेक्शंस, दो बातें हैं इसमें। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा कि आपको हटाना ही हटाना है। क्योंकि देखिए एक टर्म यूज किया जाता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि कंटेंट को होस्ट करते हैं। ये रेगुलेटिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है या फिर ये मॉडरेटिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फेक न्यूज है या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, तो जिसने उस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फेक न्यूज है तो क्या इसका असर पड़ेगा या फिर क्यों फेक न्यूज है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो पब्लिश किया है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी को बोलते हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। ये बेसिकली सेफ हार्बर टर्म यूज किया गया है यूएस का, वहां का जो इक्विवेलेंट लॉ है सोशल मीडिया रेगुलेशन को लेके। तो फेक न्यूज की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नहीं होती है। लेकिन अब जो आईटी रूल्स 2021 को अमेंड किया गया उसमें ये कहा गया है कि अगर पीआईबी डायरेक्शंस देता है, फॉर एग्जांपल ट्विटर है, ट्विटर पे कोई फेक न्यूज है, अगर ट्विटर को पीआईबी ये डायरेक्शन देता है कि आपको इस न्यूज को हटाना है, तो अगर वो जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं हटाता है, तो उसके ऊपर से जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। अब उससे क्या होगा कि उस फेक न्यूज के चलते, चाहे पहली बात तो फेक न्यूज है अपने आप में एक तरह का इलीगल काम है, दूसरी बात यह है कि अगर उस फेक न्यूज के चलते कुछ गलत हो जाता है समाज में, तो उसकी फिर अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी जो प्लेटफॉर्म उसको होस्ट किया है। तो अगर ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, तो इन लोगों की भी ये भी एक पार्टी हो जाएंगे उस फेक न्यूज में या फिर फेक न्यूज के प्रोपेगेशन फैलाने में। ठीक है, तो उनको जो ये कानून ने जो प्रोटेक्शन दिया था वो प्रोटेक्शन अब हट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए सिर्फ इंडिया के लिए।
ग्रीवेंस ऑफिसर को लेकर आप देखें कि ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में कितना तनाव हुआ था कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले। तो कोई ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए इंडिया में, और अगर कोई सिटीजन, कोई भी इंसान जो सोशल मीडिया यूज करता है, अगर वो कोई जो भी यूजर्स है वो कंप्लेंट करते हैं, तो ऑन टाइम विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो उनका कंप्लेंट है उसको रिड्रेस करना पड़ेगा। मतलब कि आप कोई सोशल मीडिया कंपनी है इंडिया में, उसका कोई ग्रीवेंस ऑफिसर नहीं है, या फिर जो कंप्लेंट्स हैं उनका टाइमली रिड्रेसल नहीं हो पा रहा है, तो भी उनके ऊपर जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन है वो लागू नहीं होगा। सेफ हार्बर का इंडिया में कहां बात की गई? इंडिया के जो आईटी रूल सेक्शन 79 है उसको अमेंडमेंट करके सेफ हार्बर रूल को लाया गया था, सेक्शन 79। तो अगर इन 3 कंडीशंस में अगर वो फेक न्यूज पे कोई डायरेक्शन इशू किया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, या फिर उनका कोई ग्रीवेंस ऑफिसर नहीं है, या फिर कंप्लेंट्स का रिड्रेसल नहीं हो पा रहा है, तो उनको सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और उनके ऊपर केस भी किया सकता है इंडियन कोर्ट्स में। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात ये इसमें कि चिंता की क्या बात है इसमें? अगर गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है तो काफी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप देखें कि जितने भी मीडिया हाउसेस है क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस अमेंडमेंट को। अब इसमें चिंता की बात क्या है? देखिए, चिंता की बात इसमें यह है कि इंडिया में ऑलरेडी आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, इसमें ऑलरेडी रूल्स हैं कि अगर कोई कंटेंट मिसलीडिंग है या फिर गलत है तो उसको कैसे ब्लॉक कैसे करना है। आप देखें कि जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, वो क्या कहता है? इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं कि जब तक बहुत जरूरी हो, नेसेसरी हो, तो उसी कंडीशन में, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाइड है कि नेसेसरी सिचुएशन पैदा हो गया है कि जो कंटेंट है उसको ब्लॉक किया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कंटेंट ब्लॉक करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कोई कंटेंट ब्लॉक करने के लिए? तो मेजर जो ग्राउंड्स हैं वो जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ग्राउंड्स हैं, जिसपे कि उन ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी का जो बोलने की अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी है, उसके ऊपर रोक लगाया सकता है, लाइक फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर। तो अगर कोई कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाह रहा है तो इन सब ग्राउंड्स पे जो कंटेंट है उसको ब्लॉक किया सकता है। इसमें कुछ प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है कि जो रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं कंटेंट ब्लॉक करने का, इसको बेसिक बकायदे लिखित ये होना चाहिए, लिखित में ये इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि इस ग्राउंड्स पे इस कंटेंट को ब्लॉक किया गया है। लेकिन आप देखें कि इस तरह का अगर जब पीआईबी की अथॉरिटी दी जा रही है कि एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन है, कि किसी तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी तरह का जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, सिर्फ पीआईबी डायरेक्शन देगा और उनको कंटेंट हटाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 69A का में जो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, जो डिटेल में बताया गया है कि कंटेंट को कैसे ब्लॉक करना है, उसका कहीं ना कहीं ये इसको बाईपास कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, एक पॉपुलर केस हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके, श्रेया सिंघल केस 2016 में ये हुआ था। श्रेया सिंघल केस में बेसिकली इसमें क्या था कि जो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66 था, ठीक है, तो सेक्शन 66 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑफेंसिव मैसेज किसी को भेजता है, चाहे वो ट्विटर के थ्रू भेजे, चाहे फेसबुक के थ्रू भेजे, चाहे कोई और सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के थ्रू भेजे, अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजता है तो वो जो एक्ट है वो पनिशेबल होगा। ठीक है, वो पनिशेबल होगा, मतलब कि इस तरह का क्रिमिनल एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 को डिक्लेयर कर दिया अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, हटा दिया, मतलब जो कानून है, आईटी कानून है, उससे हटा ही दिया उसको। और ये भी कुछ गाइडलाइंस भी उसमें इशू किए गए। ठीक है, गाइडलाइंस इशू किए गए कि कैसे कंटेंट को ब्लॉक करना है। तो आप देखिए कि जो गाइडलाइंस इशू किए गए थे श्रेया सिंघल केस में, श्रेया सिंघल केस अगेंस्ट आईटी एक्ट को ही रिव्यू करने के लिए आया था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ था। 69A सेक्शन में जो क्लियर गाइडलाइंस दिए गए हैं कंटेंट ब्लॉक करने के लिए, इन दोनों का ये वायलेशन या फिर कह बाईपास कर रहा है। और चिंता की बात इसमें यह है कि कोई भी राइट टू अपील नहीं है,
कि अगर आपको ये डायरेक्शन दिया गया है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को डायरेक्शन ये दिया गया है कि आपको एक कंटेंट हटाना है, तो वो प्लेटफॉर्म जुडिशरी के पास नहीं जा सकता कि ये जो पीआईबी ने ऑर्डर दिया है ये गलत दिया है। किसी तरह का जुडिशियल ओवरसाइट भी नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के पास ये अथॉरिटी है कि इसे डायरेक्शन दे देगा और आपको हटाना पड़ेगा। अब बात ये है कि अगर पीआईबी किस केसेस में ये डायरेक्शन देगी, जब भी कोई फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब देखें, क्या जो गवर्नमेंट है इसका मिसयूज नहीं कर सकती कि जो उसके स्कीम्स का स्क्रूटिनी है या फिर क्रिटिसिज्म है उसके प्रोग्राम्स का, उनको एक तरह से कह सकते हैं दबाने के लिए। तो जो आलोचनाएं हैं सरकार की, उनको दबाने के लिए भी इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और यही नहीं, आप देखें कि अगर किसी प्लेटफॉर्म का उसको जो इम्यूनिटी अवेलेबल थी सेफ हार्बर का, अगर उसको हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह का चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो पीआईबी को अथॉरिटी मिली है डायरेक्शन इशू करने का, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन से संबंधित प्लेटफॉर्म्स को हटाना पड़ेगा। क्या इसकी चिंताएं हैं, क्या गवर्नमेंट अपनी आलोचनाओं को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है? अब बात यह है कि इसका फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या इसका समाधान हो सकता है? समाधान ये होना चाहिए कि ये बात सत्य है, ये बात सही है कि जो फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, एक तरह का कह सकते हैं कि पैंडेमिक हो गया है। तो जरूरी ये है कि एक तरह की इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास अनुभव है, उनको लाया जाए उस कमेटी में। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको लाया जाए उस कमेटी में, और वो लोग अगर कोई फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको देखें, रिव्यू करें और डायरेक्शंस इशू करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि राइट टू रिपील होना चाहिए, राइट टू अपील होना चाहिए कि अगर लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन गलत तरीके से इशू किया गया है, तो वो कोई एपेलेट अथॉरिटी हो या फिर कोर्ट में जाने का प्रावधान हो वहां पे कि जाके वो अपील कर सकता है। तभी जाके एक तरह का कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो ये था हमारा दूसरा डिस्कशन। तीसरा डिस्कशन है स्पेस के बारे में। देखें, यहां पे बात की गई है कि कैसे स्पेस जो अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान कैसे पहले युग से, फर्स्ट एज से सेकेंड एज में आ चुका है, यानी द्वितीय युग में आ चुका है। दोनों युगों के क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या इस प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने की क्या इसमें कोशिशें की जा रही हैं। देखें, अगर हम बात करें कि जो पहला युग था अंतरिक्ष क्षेत्र में, वो कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 1957 में। यूएसएसआर ने स्पुतनिक सबसे पहले स्पेस में भेजा। एक तरह का चिंता हो गया वेस्ट में कि कैसे यूएसएसआर आगे चला गया स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो फिर पहले यूएसएसआर ने किया, फिर यूएस ने भी आया स्पेस एजेंसी में। आप देखें कि 1961 में यूरी गैगारिन ये पहले इंसान थे जो स्पेस में, जिन्होंने स्पेस ट्रेवल किया था। उसके बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रांग का आपने जरूर नाम सुना होगा, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पे, मून पे अपना कदम रखा था। यानी इंसान ने पहली बार कदम 1969 में चांद पे रखा था। तो आप देखें कि ये आगाज था पहले अंतरिक्ष युग का। और इस समय जो सैटेलाइट्स जाते थे, लगभग 80 से 100 सैटेलाइट्स एक साल में जाते थे, और इसमें से 93% जो सैटेलाइट्स थे सिर्फ यूएस और यूएसएसआर के थे, ठीक है। सिर्फ यूएस और यूएसएसआर के जो मैक्सिमम सैटेलाइट्स थे वो हुआ करते थे, और स्टेट का डोमिनेंस था इसमें। मतलब कहते हैं कि जो स्टेट है स्पेस क्षेत्र में, स्टेट का प्रेजेंस था मैक्सिमम तौर पे। ये जो अब दूसरा युग शुरू हुआ है अंतरिक्ष क्षेत्र में, इसमें जो सैटेलाइट्स, हर साल जितनी सैटेलाइट्स स्पेस में जाती हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का, निजी सेक्टर का काफी ज्यादा इसमें रोल बढ़ गया है। तो प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट भेजने में भी और जो सैटेलाइट की सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल करने में भी प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है। इस दौर में इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। तो आप देखें कि इंडिया में जो पहला स्पेस एज था वो 1963 से शुरू हुआ है, ठीक है। 1963 में शुरू हुआ, जब
इंडिया ने नाइक अपाचे नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये पहला फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट था, ठीक है, साउंडिंग रॉकेट। ये इंडिया ने यूएस से लिया था, इंडिया ये, ठीक है, यूएस ने इस सैटेलाइट को सप्लाई किया था और इंडिया में जो थंबा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। 1969 में विक्रम साराभाई की लीडरशिप में इसरो को बनाया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में बनाया गया था। और उस समय बहुत कम बजट था, जो हमारे पास स्पेस सेक्टर में जो इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनकी संख्या काफ़ी कम थी। लेकिन आप देखें कि आज 2023 है और लगभग पिछले इन 50 साल से अधिक सालों में इसरो के पास, सिर्फ इसरो की अगर बात करें तो मोर देन 15,000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और इसका जो बजट है वो लगभग 12 से 14,000 करोड़ का इसरो का बजट हो गया है। और पिछले 50 सालों में जो इसरो का मेन पर्पस रहा है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव रहा है, ये कह सकते हैं कि समाज के विकास के लिए इसरो ने काफी ज्यादा काम किया है। आपको बता दूं कि जो पहला सैटेलाइट था, जो पहला मेजर प्रोजेक्ट था इसरो का, वो था साइट करके, ठीक है, ये एक तरह का सैटेलाइट था। इसको बेसिकली इंडिया ने लीज किया था यूएस से और इसका नाम था सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टीवी, सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टीवी एक्सपेरिमेंट। साइट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि 24,000 गांवों में एजुकेशन की सुविधा के लिए प्रोवाइड की जाए। सैटेलाइट के माध्यम से लगभग 24,000 गांवों में 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख लोगों को एजुकेशन की सुविधा प्रोवाइड की जाए। तो पहला जो सैटेलाइट इंडिया ने सर्विस लीज किया था, सैटेलाइट लीज किया था यूएस से, वो एजुकेशन पर्पस के लिए लीज किया था। और ये बात हो रही है 1975-76 की, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि टेली कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए पूरा जो इनसेट और जीसेट सीरीज है ये लगातार लॉन्च होता रहा है। पहले इनसेट था, अब जीसेट सीरीज का लॉन्च होता रहा है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, जो जितना भी टेली कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग होता है ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखें कि उसके बाद इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम काफी बड़ा प्रोग्राम है इसरो का, कि जितना भी इंडिया में वेदर फोरकास्टिंग होता है, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में कितना उत्पाद हो रहा है, ठीक है, मॉनसून की फोरकास्टिंग हुआ या फिर अर्बन मैनेजमेंट हुआ, ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है, जो रिसोर्सेज का मैपिंग है भारतीय जंगलों में, उनकी जो रिसोर्सेज उनको मैप करने के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम क्षेत्रों में जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उनका प्रयोग किया जाने लगा। उसके आगे आप देखें कि ओशन सेट, ओशन एरियाज में क्या रिसोर्सेस हैं, फिशिंग जो फिश रिसोर्स है वो कितना है, या फिर ये कहें कि जो कम्युनिकेशन है, जो भी शिप्स मूव कर रही हैं उनके कम्युनिकेशन को लेकर ओशन सेट हुआ। अगेन कार्टोसैट सीरीज हुआ मैपिंग को लेके। आप आ जाएं नेविगेशन में, तो सबसे पहला जो नेविगेशन में पहला बड़ा कदम रखा गया वो गगन के थ्रू रखा गया। गगन बेसिकली था कि जो भी इंडियन स्पेस एरिया में जो भी एरोप्लेन्स आ रही हैं जा रही हैं, उनके नेविगेशन के लिए गगन का इस्तेमाल किया गया। गगन बेसिकली इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के बीच में ये दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जीपीएस नेविगेशन है इंडियन स्पेस के ऊपर और उसको एक्यूरेट किया जाए, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था गगन। अब नाविक है, जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसे ही नेविगेशन इसका ऑब्जेक्टिव है नाविक का। तो आने वाले समय में जो मोबाइल्स आप खरीदेंगे उसमें नाविक एप्लीकेशन इनबिल्ट रहेगा, जैसे अभी जीपीएस एप्लीकेशन इनबिल्ट रहता है उसी तरीके से नाविक इनबिल्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इंडिया में जो सेकेंड स्पेस एज है वो कब शुरू हुआ, ये लगभग शुरू हुआ है 1990s में, जब इंडिया में काफी सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स हुए, केबल टीवी शुरू हुआ। केबल टीवी के बाद अब डायरेक्ट टू होम ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इस सब चीजों के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोंडर्स चाहिए, सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स। तो जैसे जैसे डीटीएच सर्विसेज का डिमांड बढ़ा वैसे वैसे ट्रांसपोंडर्स का भी डिमांड बढ़ा है। अभी भी इंडिया जो इसरो है कंप्लीटली मीट नहीं कर पाता जितने भी ट्रांसपोंडर की रिक्वायरमेंट्स है। तो लगा लें कि लगभग कुछ आधे से भी ज्यादा, मोर देन हाफ जो ट्रांसपोंडर्स है ये जो फॉरेन सैटेलाइट्स हैं उनसे रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये बात थी जो डीटीएच ट्रांसमिशन की। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 15 सालों में जो मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल बढ़ा हुआ है या फिर जो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल है, ओटीटी है, 5G है, तो
पिछले 15 सालों में मोबाइल और इंटरनेट दोनों को जब कंबाइन कर दिया गया है तो डाटा का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है, फिर एक डाटा का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी हमारे यहाँ डबल डिजिट में डाटा यूज का जो ग्रोथ है वो हो रहा है। तो अगर मोबाइल टेलीफोनी या फिर ओटीटी या फिर ब्रॉडबैंड का ग्रोथ हो रहा है तो ये किस पे ग्रोथ होगा? अगेन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसके थ्रू ही ग्रोथ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो सेकेंड स्पेस एज है, पहली बात वो टीवी सेक्टर में, जो टेलीविजन सेक्टर में जो रिवोल्यूशन आया, पहले केबल टीवी था, बाद में डीटीएच, उसके बाद जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन उसके थ्रू हमारे यहाँ सेकेंड स्पेस एज वो आया हुआ है। या फिर ये कहें कि एक तरह का जो स्पेस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर का या फिर स्पेस सर्विसेज का जो एप्लीकेशन है उसको बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया गया है। ठीक है। और अगर आप स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी अभी $450 बिलियन का है। ये बात हो रही है 2020 की। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़ के $600 का हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 5 सालों में 20 से 2025 के बीच में लगभग 33% ग्रोथ होगा स्पेस इकोनॉमी का। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का 2020 में $9.6 का स्पेस सेक्टर रहा है और 2025 में बढ़ के $13 बिलियन का हो जाएगा। ठीक है। तो हालांकि जो इंडिया का स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल स्पेस सेक्टर में इंडिया के पास जो पोटेंशियल है उससे काफी कम है। जरूरत क्या है? जरूरत यह है क्या है कि जो पॉलिसीज हैं, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट उसको इंप्रूव किया जाए। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सही पॉलिसी, सही माहौल बनाया जाए देश में, तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है 2030 तक ये $60 बिलियन भी हो सकता है और मोर देन 2 लाख से भी ज्यादा जो डायरेक्ट जॉब्स हैं वो क्रिएट हो सकती है स्पेस सेक्टर में। आप देखें कि अच्छा अब ये कैसे होगा? जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आप देखें कि यूएस में जो स्पेसएक्स है, इलॉन मस्क का, कितने ज्यादा लॉन्चेस वो करता है। उसका जो एजेंडा है कि दुनिया भर में जहां पे भी जो मोबाइल कम्युनिकेशन है या फिर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो एक तरह का आप कह सकते हैं उनका कुछ कई हजार सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा पूरी दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। उसी तरीके से और प्राइवेट प्लेयर्स हैं। वनवेब है, वनवेब में एयरटेल का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अगेन जो अमेजन है, अमेजन ने प्रोजेक्ट कुपियर की बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूएस का डाटा है, यूएस के डाटा के हिसाब से कुछ 5000 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं और सैटेलाइट्स कितने हैं? 8200 या 8200 से कुछ ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में है। इसमें से 5000 ऑपरेशनल हैं। और ये जो प्राइवेट सेक्टर से एंटर किए हैं, इनका अगर सिर्फ हम बात करें स्टारलिंक की, तो सिर्फ स्टारलिंक का ऑब्जेक्टिव है कि 3500 सैटेलाइट्स रहें स्पेस में। सिर्फ स्टारलिंक का ये एम्बिशन है। तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत जरूरी है अगर स्पेस सेक्टर को ग्रो करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहा है स्पेस सेक्टर में, तो आप देखें कि इंडिया में काफी ज्यादा स्टार्टअप्स आए हैं पिछले कुछ 5 सालों में स्पेस सेक्टर में। पिछले लगभग 5 साल पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ 12 या 14 स्टार्टअप्स थे स्पेस सेक्टर में, लेकिन अभी 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए हैं स्पेस सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट इंडिया में 2018 में सिर्फ जो नया इन्वेस्टमेंट था स्पेस सेक्टर में वो $3 मिलियन का था, लेकिन 2019 में वो डबल हुआ और अभी 2021 में ये $65 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है स्पेस में और जरूरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रूम किया जाए, उनकी हैंड होल्डिंग की जाए कि प्रॉपर तरीके से वो अपना जो ऑपरेशंस है या फिर ये कहें कि अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएं। अब देखें इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। पहली बात आप देखें कि एक बिल आया था स्पेस एक्टिविटीज बिल 2017 में, हालांकि 2019 में बिल लैप्स कर गया। तो जरूरी है कि ऐसे बिल्स आए और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना स्पेस में, क्योंकि इसरो का एक एजेंसी को पॉसिबल नहीं है कि वो रिसर्च भी करे, ऑपरेशंस भी देखे, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराए और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है सैटेलाइट से रिलेटेड वो भी करे। तो जरूरी ये है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, अलग अलग वर्टिकल्स हैं, उनको अलग अलग हिस्सों में किया जाए, या फिर ये कहें कि जहां जहां पे भी प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेसिटी है कंट्रीब्यूट करने का, वहां पे उनको आगे बढ़ाया जाए।
फॉर एग्जाम्पल ये बात होती है कि इसरो को सिर्फ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही रखा जाए और जितना भी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सैटेलाइट लॉन्चेस है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। अभी देखें इसरो ने कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो रॉकेट्स थे उनको लॉन्च करने के लिए अपना स्पेस शेयर किया था। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखें जो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्चेस को कमर्शियलाइज करने का यानी प्राइवेट सेक्टर को देने का, तो जो PSLV लॉन्च है, SSLV लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनको कि प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दे दी जाए लॉन्च सर्विसेज का। ऐसे ही आप देखें कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया था, इफ आई एम करेक्ट 2019 में बनाया गया था जो एंट्रीज को रिप्लेस करने के लिए। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या मैंडेट है कि जितने भी सैटेलाइट से रिलेटेड सर्विसेज हैं जो इसरो की जिम्मेदारी है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराना, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे हाई टेक्नोलॉजी स्पेस सेक्टर में आगे बढ़े। तो बेसिकली मैंडेट ये था कि जितने भी सर्विसेज है इसरो की उसको कमर्शियलाइज किया जाए। ठीक है, फिर बात हम करते हैं कि इन स्पेस 2020 ये जो बनाया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर को अगर स्पेस एक्टिविटी में आना है तो कैसे उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलेशंस हैं स्पेस सेक्टर में एंट्री करने के लिए उसको कैसे और आसान बनाया जाए। इसी क्रम में इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया गया, एक तरह का इंडस्ट्री का एसोसिएशन है ये, कि जो भी उनके उस इंडस्ट्री के इंटरेस्ट हैं उनको आगे रखे गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो नास्कॉम के लाइन पे इसको भी बनाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि कैसे जो इसरो है, इसरो के बर्डन को कम किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, लॉन्चिंग है या फिर प्राइवेट सेक्टर का एप्लीकेशन है, कैसे वो सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी जाए। जरूरी ये है कि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन लाया जाए। अब ये जो स्पेस एक्टिविटीज बिल लैप्स कर गया था 2019 में, उसको दोबारा से लाया जाए, और जो भी गवर्नमेंट का इंटेंशन है उसको एक तरह का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी जाए। ठीक है, तो जरूरी है कि एक कानून बनाया जाए स्पेस सेक्टर को लेके। तो ये था हमारा डिस्कशन द हिंदू एनालिसिस का। थैंक यू वेरी मच।